तो एशिया कप 2023 के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है। 17 खिलाड़ियों का ये बहुत ही लंबा चौड़ा स्क्वाड है। आने वाले अक्टूबर के महीने में जो वर्ल्ड कप होगा उसके जो 15 चुने जाएंगे वो भी इन 17 खिलाड़ियों में से पिक किए जा सकते हैं। इसकी बहुत से ऐसे प्लेयर्स भी है जो इंजरी के बाद एक कमबैक सा कर रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में इस आने वाले एशिया कप में, जिनमें केएल राहुल, श्रेयस अय्यर और जसप्रीत बुमराह का समावेश है। तो जसप्रीत बुमराह तो खैर आयरलैंड में T20 सीरीज खेल कर आए हैं, वहाँ वो कप्तान भी थे भारतीय टीम के। लेकिन केएल राहुल और श्रेयस अय्यर पर अपडेट ये है कि उन्होंने ना तो कोई इंटरनेशनल गेम खेला, ना ही कोई डोमेस्टिक गेम खेला है पिछले 4 महीनों से, और वो सीधा एशिया कप में भारतीय टीम के लिए एक कमबैक करेंगे। केएल राहुल को लेकर हालांकि ये भी बोला जा रहा है कि पहले शायद वो 1 या 2 गेम ना खेले, क्योंकि उनकी जो ओरिजिनल जो इंजरी थी उससे तो वो रिकवर हो चुके हैं, लेकिन एक हल्का फुल्का एक निगल सा उनको बैक में आ चुका है, जो वो प्रैक्टिस गेम एनसीए में खेले थे उसके दौरान। तो ऐसा हो सकता है कि वो शायद पहले 2 गेम्स या 3 मैचेस एशिया कप के ना खेले और वो सुपर 4 के स्टेज में ही आपको विकेट कीपिंग करते हुए दिखे। तो कई सारी रिएक्शंस और प्रतिक्रिया उभर कर के आई जब ये स्क्वाड अजीत आगरकर और रोहित शर्मा ने अनाउंस किया। बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर भारतीय क्रिकेट टीम के जो सपोर्टर्स हैं, जो फैंस हैं, उन्होंने अपनी नाराजगी जताई। जैसे कि यूजी चहल को एकदम से दरकिनार कर दिया गया एशिया कप के स्क्वाड से, और संभवतः वो वर्ल्ड कप में भी अब आपको नहीं दिखेंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप की जो 15 चुनी जाएंगी वो इसी 17 खिलाड़ियों में से शायद प्रसिद्ध कृष्णा और तिलक वर्मा को अगर आप हटा दें तो वर्ल्ड कप की 15 भी इन्हीं 17 खिलाड़ियों में से पिक की जा सकती है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से वो सेटबैक्स भारत के लिए रहेंगे एशिया कप में, और कौन कौन से वो पॉजिटिव्स रहेंगे जो कि इस पिकिंग से निकल कर आते हैं, ये जो 17 खिलाड़ी चुने गए हैं आने वाले एशियन चैलेंज के लिए। हालांकि देखिए, संजू सैमसन की जहाँ तक बात है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ईशान किशन और तिलक वर्मा के ऊपर जगह डिजर्व करते थे, क्योंकि पिछले जो उन्होंने 12 या 14 मैचेस जो पिछले 1 या 1.5 साल में खेले हैं उसमें 55 से ऊपर की उनकी एवरेज है, 350 है। और वही अगर आप ईशान किशन और तिलक वर्मा की बात करें तो तिलक वर्मा ने तो हालिया ही वेस्ट इंडीज़ के टूर पर अपना ओडीआई डेब्यू किया था, और ईशान किशन की अगर मैं बात करूं तो वो बांग्लादेश के खिलाफ जो उन्होंने मार्च या अप्रैल के महीने में जो 200 लगाए थे उसके बाद से उनका कोई भी ऐसा परफॉर्मेंस नहीं है जो कि आपको ये तर्क दे सके, जो कि आपको ये बैकिंग दे सके कि आप उनको एशिया कप जैसे टूर्नामेंट में पिक करो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, संजू की हालिया फॉर्म जो है वो भी कुछ इतनी दमखम नहीं रखती कि वो प्लेइंग 11 में अपनी जगह बना पाए, लेकिन जब आप उनको तिलक वर्मा और ईशान किशन के कंपैरिजन में देखते हैं तो मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि मिडल ऑर्डर में अगर केएल राहुल फिट नहीं है तो संजू सैमसन शुड बी देयर इन द प्लेइंग 11। और एक और चीज़ जो संजू के पक्ष में नहीं जाती कि देखिए, जब उन्हें मौके मिले ओडीआई में तो खैर उन्होंने सारे मौक़ों को भुनाया, लेकिन T20 में जब उन्हें वेस्ट इंडीज़ के दौरे पर 4 T20 मैच खिलाए गए तो उसमें से एक भी ऐसा मैच नहीं था जहां उन्होंने 50 से ऊपर रन बनाए हो। हालांकि आयरलैंड में जो दूसरा T20 है भारत के लिए उन्होंने विकेट कीपिंग की थी, वहाँ उन्होंने वो अपने तेवर दिखाए थे, जहाँ क्विक 40 उन्होंने किए थे 24 या 26 गेंदों में कुछ। तो वहाँ ऐसा लग रहा था कि जो पुराने संजू सैमसन है वो अपने उस फॉर्म में, उस रिदम में लौट रहे हैं। और एक ये भी बात है कि देखिए, एशिया कप और वर्ल्ड कप ये जैसे टूर्नामेंट्स जैसे होते हैं, ये जो बड़े मेगा इवेंट्स जो होते हैं, यहाँ आपको अपने एक्सपीरियंस प्लेयर को पहले बैक करना होता है, ना कि अपने यंगस्टर को। भले ठीक है, फॉर्म जो है वो हर किसी खिलाड़ी की ऊपर नीचे चलती है, उसमें कोई ऐसा कोई ये बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। विराट कोहली भी 2019 तक लगातार रन बना रहे थे, फिर उनका डिप आया और 2023 में वो फिर से खड़े हो गए। तो एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या तो फिर ओडीआई में परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ये दोनों तीनों अगर आप पहलू ध्यान में रखें तो संजू सैमसन जो है उन्हें स्क्वाड में जगह मिलनी चाहिए थी, ना कि एज अ ट्रैवलिंग रिजर्व।
और एक ये भी बात है कि तिलक वर्मा जो है वो एक बहुत ही डायनामिक से एक यंगस्टर है, उभर के जो आ रहे हैं। तो जितनी भी अगर आप गौर से श्रीलंका, पाकिस्तान हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, इन एशिया की जो टीमें जो कि एशिया कप में पार्टिसिपेट करने वाली है, इनके अगर आप स्क्वाड पर ध्यान दें तो आपको हर एक टीम में खास तौर पर मिडल ऑर्डर में ऐसा बैट्समैन मिलेगा जो कि यंगस्टर है, हालांकि लेस एक्सपीरियंस है, लेकिन वो ब्लिस्टरिंग नॉक खेलने की एबिलिटी रखता है। जैसे कि पाकिस्तान के लिए मोहम्मद हारिस उनके स्क्वाड में है, इफ्तिकार अहमद भी अभी तक स्क्वाड में थे, लेकिन उनका फॉर्म जैसे डाउन गया है तो मोहम्मद हारिस के खेलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और वही अगर आप बांग्लादेश की अगर बात करें तो वहाँ भी एक दो ऐसे खिलाड़ी है जो कि बिल्कुल यंग है और वो इम्पैक्टफुल कैमियो खेलने की उनमें वो मानता है। तो ये भी एक परसेप्शन हो सकता है सिलेक्टर्स का और कप्तान रोहित शर्मा का कि तिलक वर्मा को प्रायोरिटी दी गई है एशिया कप के लिए, और अगर एशिया कप में उन्हें मौके मिलते हैं और वो मौक़ों को भुनाते हैं तो इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा कि वो वर्ल्ड कप में भी आपको भारत के जर्सी में खेलते हुए दिखेंगे। तो संजू सैमसन के लिए तो हम सब इतना ही मतलब ये कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए केएल राहुल नहीं खेले और उसके बाद ईशान किशन या तिलक वर्मा के लिए भी कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई कि उन्हें प्लेइंग 11 में आप जगह नहीं दे पा रहे हो, तो भी संजू सैमसन ट्रैवलिंग रिजर्व में से वो आपके मेन स्क्वाड में आएंगे और संभवतः प्लेइंग 11 का हिस्सा बन पाएंगे। नहीं तो संजू सैमसन का इस टूर्नामेंट में एक भी मैच खेलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हालांकि यूजी चहल की जहाँ तक बात है, यूजी चहल के एक्सक्लूजन की जहाँ तक बात है इस एशिया कप के स्क्वाड से, तो देखिए इसके पीछे जो टीम मैनेजमेंट की जो एक सोच थी वो बहुत क्लियर थी कि हमें 8 नंबर पर एक ऐसा गेंदबाज चाहिए या फिर एक ऐसा बल्लेबाज चाहिए जो कि 10 ओवर का कोटा भी दे सके हमें पूरा, और साथ में एक हैंडी नॉक भी खेल सके जो फिनिशिंग ऑर्डर के जो बल्लेबाज है हाथ रविंद्र जडेजा या हार्दिक पांड्या के साथ। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मॉडर्न डे क्रिकेट जो है वो एक अलग वे में अब आगे बढ़ रही है। जैसे कि टेल एंडर जो बैटर है नंबर 8 नंबर 9 के, वो भी अब अपनी बैटिंग स्किल्स पर एक अच्छा खासा वर्क कर रहे हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया के लिए अगर आपको याद हो तो पैट कमिंस एक ऐसे प्लेयर है जो कि 10 ओवर भी पूरी एनर्जी के साथ करते हैं और फिर जब बल्लेबाजी की बारी आती है तो वहाँ भी वो अपना पूरा जौहर दिखाते हैं। सेम अगर आप इंग्लैंड की बात करें तो वहाँ भी आपको क्रिस वोक्स और सैम करन दो ऐसे खब्बे मिल जाते हैं जो कि अगर मान लीजिए 3 ओवर में आपको 25 करने हैं, 3 ओवर में 30 करने हैं, तो वो इतनी क्षमता रखते हैं कि वो आपको 3-4 गेंदे पहले ही मैच जिता देंगे। तो भारत भी कहीं ना कहीं ऐसे ही टैलेंटर बल्लेबाज के हंट में है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि युजवेंद्र चहल का जो एक्सक्लूजन है वो इस बात को मद्देनजर रखते हुए किया गया है। हालांकि उनका बॉलिंग में जो फॉर्म है, जो रिदम है, वो भी कुछ इतना खासा अच्छा नहीं रहा पिछले कुछ मैचेस से। और आप जब इस तरह के टूर्नामेंट्स में जाते हो एशिया कप जैसे, तो आप ये चाहते हो कि आपके जो 11 के 11 खिलाड़ी हो वो सारे टॉप नॉच फॉर्म में हो। तो अक्षर पटेल का सिलेक्शन मैं ये तो नहीं कहूँगा गलत है, हालांकि लेकिन ये जो सोच है कि आपको नंबर 8 पे या नंबर 9 पर एक बल्लेबाज चाहिए, ये उतनी ही सही है जितनी आप ये कहेंगे कि पहले 3-4 जो बल्लेबाज आपके बैटिंग ऑर्डर में है वो अच्छी खासी बॉलिंग कर सके ऐसे। हालांकि मैं पर्सनली इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि नंबर 8 या नंबर 9 के जो बल्लेबाज हैं उन्हें कोई बहुत ऐसी स्टैंडर्ड लेवल की कोई बैटिंग स्किल आनी चाहिए या फिर कभी 25-30 रन करने पड़े तो उनमें वो मादा होनी चाहिए कि नंबर 9 पर अगर आप बल्लेबाजी करने आ रहे हैं तो आप में वो एक वो माइंडसेट आपका उस तरह का होना चाहिए। अगर आप नंबर 9 पर ही कोई बल्लेबाज ढूंढ रहे हैं, अगर नंबर 7 तक के जितने आपके बल्लेबाज हैं वो अगर किसी दिन फेल हो गए तो नंबर 8 या नंबर 9 वाला भी आकर क्या कर लेगा। हाँ, अफगानिस्तान या पाकिस्तान की जो मैचेस हुए जहाँ नसीम शाह ने 2-4 बाउंड्रियाँ लगा के उन्हें वो मैचेस जिता दिए, वो एक एक्सेप्शन केस है। वहाँ आपको हिटर्स चाहिए, वहाँ आपको बैट्समैन नहीं चाहिए, वहाँ आपको ऐसे कोई बल्लेबाज की तलाश रहनी चाहिए जो कि गैप ढूंढ के गैपों में चौके छक्के मार सके। तो ठीक है, ये भी एक कश्मकशी है कि आपने नंबर 1 का जो आपका गेंदबाज था आज से 1 या 1.5 साल पहले तक, उसे आपने बाहर कर दिया एक ऐसे
प्लेयर के लिए जो कि ठीक ठाक बैटिंग करता है और 10 ओवर के कोटे में अगर पिच से मदद मौजूद है तभी वो घातक साबित हो सकता है।